हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एमसीक्यूज बेस्ड क्लास 2 है। लास्ट क्लास में हमने स्पेस सेक्टर की वो चीज़ें देखी थी जो स्टैटिक पोर्शन होता है, यानी कि इसरो के केंद्र सारे आ गए थे, कक्षाओं के प्रकार आ गए थे, जो सैटेलाइट हैं उनके प्रकार आ गए थे, और जो आपके व्हीकल थे, लॉन्चिंग व्हीकल जिसे रॉकेट बोलते हैं, उनके प्रकार एमसीक्यूज फॉर्मेट में सब कुछ आ गया था लास्ट क्लास में। आज की क्लास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपके मिशनों से। तो आज की क्लास में हम सिर्फ इसरो के सभी मिशन नहीं देखेंगे, हम इसरो के अलावा नासा के मिशन या अन्य जो यूरोपियन एजेंसी हैं उनके मिशन, या कोई अन्य एजेंसी भी है जैसे रूस की एजेंसी है, इन्होंने यदि कोई इम्पोर्टेंट मिशन किया है तो आज की क्लास में हम उसको देखेंगे। क्वेश्चन का स्तर आपको सामने पहला क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा होगा कि कोई एक सिंगल टॉपिक एक ही क्वेश्चन में पूरा कवर हो रहा है, प्लस जब आप इसके आंसर देखोगे प्लस सॉल्यूशन देखोगे तो बहुत अच्छे से वो टॉपिक क्लियर होगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन ही दिखाई दे रहा हूँ कि आज की क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन होने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो अपोलो 11 से है। अपोलो 11 वो मिशन था जिसके द्वारा मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर उतरा था। अपोलो नाम से जितने भी मिशन थे यूएसए के थे, और इससे क्वेश्चन आपका लेखपाल में आया था। बड़ा सिंपल सा आया था हालांकि लेखपाल में, लेकिन इसको हमने बहुत डीपली करा दिया। 4 क्वेश्चन इस पर दिए, तो पहला हो गया। फिर अगर दूसरा दूसरा भी अपोलो पर है, तीसरा क्वेश्चन भी अपोलो पर ही है। अपोलो के केवल 11 मिशन नहीं हुए, अपोलो 1 से लेकर अपोलो 17 तक मिशन हुए हैं, तो किसी से भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर चौथा क्वेश्चन भी अपोलो से है। अपोलो के बाद शुक्र ग्रह पर जो मिशन है, पहला मिशन वो देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर मंगल ग्रह पर मिशन, फिर चंद्रमा पर भेजे गए शुरुआती जो सोवियत रोबोटिक मिशन है, क्योंकि चंद्रमा पर जो मानव युक्त मिशन थे वो केवल भेजे हैं किसने? अमेरिका ने। जो सोवियत यूनियन है उसने रोबोटिक मिशन भेजे थे, उसने मनुष्य को भेजने की कोशिश नहीं की थी। ठीक है, तो उसके बारे में जानेंगे। फिर इंडिया के मिशन आ जाएंगे, जो बड़े बड़े मिशन है, चंद्रयान 1, 2, 3। तो 1 के बारे में जानेंगे, डेट जानेंगे, कौन से यान के द्वारा गया है। चंद्रयान 2 जानेंगे, किस चीज़ की खोज की। चंद्रयान 3 के बारे में जानेंगे। इसके बाद चंद्रयान 4 और 5 के बारे में जानेंगे। फिर चंद्रयान मिशन के बारे में और जानकारी। फिर मंगलयान जो बड़ा मिशन है दूसरा, फिर मंगलयान पर एक और क्वेश्चन है। इसके बाद नासा का जो यूरोपा क्लिपर मिशन है उसके बारे में जानेंगे। एनविजन मिशन के बारे में, यूरोपियन एजेंसी का है। शुक्र ग्रह का जो मिशन है वो जानेंगे। वेरिटास और दा विंसी आगे चल के आने वाले हैं ये, लेकिन इनका घोषणा हो चुकी है, तो इनके बारे में। प्रोवा मिशन के बारे में जानेंगे। फिर भारत का जो शुक्रयान है यानी आगामी मिशन, उसके बारे में जानेंगे। फिर GSAT-N2 CMS-03, ये लेटेस्ट मिशन है पिछले 1 डेढ़ साल में जो हुए हैं। फिर CMS-03 PSLV-C62 के द्वारा जो प्रक्षेपित किया गया उसके बारे में जानेंगे। EOS-N1 के बारे में। इसके बाद जीवन, जो आपका गगनयान मिशन है उसमें पहला हम मिशन भेजेंगे जीवन मिशन, जिसमें हमारा रोबोट जाएगा, व्योम मित्र, तो उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद फिर मानव युक्त मिशन भी जाएगा, H1। फिर आदित्य L1, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी आया था लेखपाल में। फिर निसार से हर बार एक क्वेश्चन आ जा रहा है, तो निसार को भी हमने ब्रॉडली कवर कर लिया है। इस प्रकार से कोई भी सिंगल ऐसा आपका बड़ा टॉपिक नहीं बचा है जो आज की क्लास में ना आ जाए। बस ध्यान से समझ लेना हर चीज। अधिकांशता प्रोबेबिलिटी है कि इसी क्लास से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। बाकी रेगुलर क्लासेज में आप सभी ये सारी चीजें पढ़ चुके हो थ्योरी फॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन है, नासा के ऐतिहासिक अपोलो 11 मिशन के तकनीकी और ऐतिहासिक विवरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन है, कथन आप सभी को स्वयं से पढ़ना है, इनको पढ़ लीजिए। 20 सेकंड का समय दूंगा, इसके बाद मैं इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन दूंगा कि इनमें से आपको सभी क्वेश्चनों में यही इसी टाइप के ऑप्शन है कि केवल एक सही है, कि एक या दो सही, या 1, 2, 3। तो आप लोग इस तरीके से देख के अपना, और जो भी स्टूडेंट ज़्यादा सीरियस है वो अपना आंसर या तो कॉपी पर लिख लें या फिर वो कमेंट में कर दें। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से सही हैं? तो इसमें सही हो जाएंगे आपके 1 और 2, ये सही हो जाएंगे। क्या है इसमें कि अपोलो 11 मिशन की जो डेट इसमें दी हुई है वो सही है। सीधा सॉल्यूशन ही देख लेते हैं। अपोलो 11 मिशन 16 जुलाई 1969 को लॉन्च किया गया था। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग
और बज एल्ड्रिन, ये 2 व्यक्ति उतरे थे जमीन पर, ठीक है। और एक व्यक्ति क्या था, कक्षा में था, क्योंकि उसको कनेक्शन बनाए रखना था, कमांड देनी थी, तो वो कक्षा में था। बाकी 2 व्यक्ति ये उतरे थे जमीन पे। कक्षा और जमीन में काफी हाइट हो जाती, जैसे मैंने क्या बोला कि पृथ्वी की कक्षाएं कहाँ से शुरू होती हैं, 200 किलोमीटर से, है ना। तो कम से कम 200 से 300 किलोमीटर दूर ये व्यक्ति था, बाकी लोग यहाँ पर 2 लोग जमीन पर उतरे थे। तो पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने। दूसरे व्यक्ति बने थे बज एल्ड्रिन, ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। कथन 2 सही है, ये बोल रहा है अपोलो 11 के चंद लैंडर, जिसे लूनर मॉड्यूल का नाम दिया गया था, इसका नाम क्या था, ईगल था, ये नाम भी पूछा जा सकता है। इसकी लैंडिंग साइट का सटीक स्थान का नाम क्या, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी इंग्लिश में इन्होंने रखा था, जिसका हिंदी में मतलब होता है शांति का सागर, ये भी पूछा जा सकता है। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि जो चंद्रयान 3 जहां उतरा था उसकी लैंडिंग का, लैंडर की बात हो रही है, लैंडर का जिस साइट पर लैंडर लैंड हुआ था उस साइट को क्या नाम दिया गया, ठीक है। और चंद्रयान 2 की जहां पर हार्ड लैंडिंग हुई थी उसको क्या नाम दिया गया, ये दोनों कमेंट में बताना। और इसको क्यों चुना गया था, क्योंकि इसकी सतह समतल थी। कथन 3 बोल रहा है अपोलो चंद्र मिशनों की संरचना में हमेशा एक जो तीसरा क्रू सदस्य होता था ना, वो कहाँ रहता था। इस मामले में जो अपोलो 11 था, माइकल कॉलिंस थे, और ये कहाँ थे, कक्षा में थे, ठीक है, ताकि वापसी के समय लैंडर के साथ फिर से कनेक्शन बना सकें, और ये सतह पर नहीं उतरे थे। और तीसरा ऑप्शन में इन्होंने क्या बोला था कि तीनों लोग सतह पर उतरे थे, इसलिए वो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपोलो कार्यक्रम के विकासात्मक चरणों और प्रारंभिक परीक्षण उड़ानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला ये बोल रहे हैं कि अपोलो 1 मिशन अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला अपोलो मिशन था, जिसने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए शून्य गुरुत्वाकर्षण में जीवन रक्षक प्रणालियों का सफल परीक्षण किया था। दूसरा बोल रहा है कि अपोलो 7 अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला मानवयुक्त अपोलो मिशन था, जिसने अपनी 11 दिवसीय उड़ान के दौरान अमेरिकी अंतरिक्ष यान से पृथ्वी पर पहला सीधा टीवी प्रसारण किया था। तीसरा बोल रहे हैं कि अपोलो 8 मिशन के दौरान मानव इतिहास की सबसे प्रतिष्ठित तस्वीरों में से एक पृथ्वी का उदय यानी कि अर्थराइज एक तस्वीर खींची गई थी, और ये बहुत फेमस तस्वीर बन गई थी इसके बाद। तो इनमें से आप सभी को बताना है कि कौन सा सही होगा। तो इसमें सही हो जाएंगे आपके 2 और 3, क्योंकि अपोलो 1 अंतरिक्ष में नहीं पहुंचा था, ये विफल हो गया था और यात्रियों की मौत भी हो गई थी। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। कथन 1 गलत है, और क्या सही हो जाएगा, सी। अपोलो 1 कभी अंतरिक्ष में उड़ान नहीं भर सका। 27 जनवरी 1967 को फ्लोरिडा के लॉन्च पैड पर, ये भी पूछ लेते हैं, जो भी अमेरिका की मिशन है, चाहे वो नासा करे और चाहे अभी आपका स्पेस एक्स कर रहा है, इनके जो लॉन्च पैड हैं वो फ्लोरिडा में है। फ्लोरिडा में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर खाड़ी है, पानी वगैरह है, खाड़ी है, तो ये एक अनुकूल जगह बनाती है, जैसे हमारे श्रीहरिकोटा के पास है। फ्लोरिडा के लॉन्च पैड पर एक ग्राउंड सिमुलेशन के दौरान 100% ऑक्सीजन वाले केबिन में, मतलब 100% यहाँ पर ऑक्सीजन थी केबिन में, तो आग लग गई थी, और तीनों जो अंतरिक्ष यात्री थे जिन्हें जाना था, इनका नाम था गस ग्रिसोम, एड वाइट और रोजर चाफी, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो कथन 1 गलत है। कथन 2, अपोलो 7 जो है वो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला मानवयुक्त अपोलो मिशन है। अंतरिक्ष की बात हो रही है, अभी चंद्रमा की नहीं हो रही, ध्यान रखना। चंद्रमा पर तो मानवयुक्त मिशन जो पहला पहुंचेगा वो 11 होगा, जिसने सिस्टम का परीक्षण किया और अंतरिक्ष से पहले सफल टेलीविजन का प्रसारण किया। कथन 3 सही है। अपोलो 8 मिशन जो है दिसंबर 1968 में शुरू हुआ। इसके दौरान अंतरिक्ष यात्री बिल एंडर्स द्वारा चंद्रमा की कक्षा से प्रसिद्ध चित्र लिया गया, जिसका नाम क्या, अर्थराइज रखा गया, जिसने पृथ्वी की संवेदनशीलता के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण को बदल दिया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चंद्रमा पर मानव लैंडिंग के ऐतिहासिक कालक्रम और अंतरिक्ष यात्रियों के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। एक कथन देखना है। तो पहला है अपोलो 13 मिशन एक प्रमुख ऑक्सीजन टैंक विफलता के कारण चंद्रमा पर उतरने में विफल रहा। चालक दल को आपातकालीन स्थिति में पृथ्वी पर लौटना पड़ा। अपोलो 17 मिशन के जीन सेरनम चंद्रमा की सतह से पृथ्वी पर वापसी के लिए अंतिम कदम उठाने वाले मानव थे। देखो ये बात सही है कि अपोलो जो 17 है आपका, वो आखिरी मिशन था 1972 में। इसके बाद अभी हाल ही में 2026 में
मिशन किया गया आर्टेमिस 2, जिसके द्वारा मनुष्य को भेजा गया फिर से। अब ये पूछ रहा है अपोलो 11 से अपोलो 17 तक के सभी सफल चंद्र मिशनों को पूरा करने में 10 वर्ष से अधिक का समय लगा। इनमें से आपको बताना है कौन कौन से ऑप्शन है। देख लीजिए, ऑप्शन ए है कि कौन कौन से सही है। तो इसका हो जाएगा सही केवल 1 और 2, क्योंकि तीसरा गलत है। ठीक है, 10 वर्षों का समय नहीं लगा था, इनको सिर्फ और सिर्फ 41 महीनों का समय लगा था। 69 से शुरू हुए थे अपोलो 11 और 1972 तक। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, इसका सीधा सॉल्यूशन देख लेते हैं। अपोलो 13 के सर्विस मॉड्यूल में एक विस्फोट के कारण उपकरण विफलता हुई थी, जिससे मिशन को चंद्रमा पर लैंड कराने के बजाय केवल चंद्रमा का चक्कर लगाकर वापस पृथ्वी पर सुरक्षित लौटना पड़ा था। हालांकि ये हुआ था कि जो अंतरिक्ष यात्री थे वो सुरक्षित लौट आए थे वापस। ठीक है, विस्फोट भी हो गया था। सोचो कितनी टेक्नोलॉजी इसकी हाई थी अमेरिका की, और इन्होंने 41 महीने में 11 से लेकर के 17 तक के मिशन भेज दिए। 11 ऐड ऑन कर दें तो टोटल 7 मिशन भेजे थे। कितना पैसा खर्च किया होगा। अपोलो 17 अपोलो कार्यक्रम का अंतिम मानवयुक्त चंद्र मिशन था। ये भी पूछा जा सकता है। पहला अपोलो 1 था। अपोलो 11 के द्वारा पहले अंतरिक्ष यात्री उतरे थे, और अपोलो 17 आखिरी मिशन था जिसके द्वारा अंतरिक्ष यात्री उतरेंगे। तो अपोलो 17 1972 दिसंबर में अपोलो कार्यक्रम का अंतिम मानवयुक्त चंद्र मिशन था। कमांडर थे इसके जीन शेरनन। चंद्र सतह से वापस चंद्र मॉड्यूल में जाने वाले अंतिम अंतरिक्ष यात्री थे। कथन 3 गलत है, क्योंकि अपोलो 11 से अपोलो 17 तक कुल 6 सफल चंद्र लैंडिंग मात्र 41 महीने के छोटे से अंतराल में पूरी की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपोलो मिशनों के दौरान चंद्र लैंडर जो लूनर मॉड्यूल, देखो चंद्रमा को लूनर भी बोला जाता है, तो लूनर मॉड्यूल प्रणालियों के नामकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अपोलो 12 मिशन के चंद्र लैंडर का नाम इंट्रेपिड था। अपोलो 14 के चंद्र लैंडर का नाम फाल्कन था। अपोलो 16 के चंद्र लैंडर का नाम ओरियन, और अपोलो 17 के चंद्र लैंडर का नाम चैलेंजर था। इनमें से बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो इसमें पहला सही है आपका और तीसरा सही है। दूसरा है वो गलत है, क्योंकि अपोलो 14 का जो चंद्र लैंडर था इसका नाम एंटारेस था, और अपोलो 15 के चंद्र लैंडर का नाम था फाल्कन। ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। अपोलो 12 मिशन जो है ये सही है। नवंबर 1969 में उपयोग किए गए चंद्र लैंडर का नाम इंट्रेपिड था, जिसने महासागरों के तूफान नामक क्षेत्र में सटीक लैंडिंग की थी। दूसरा गलत है, क्योंकि अपोलो 14 के चंद्र लैंडर का नाम एंटारेस था, जबकि फाल्कन अपोलो 15 के चंद्र लैंडर का नाम था, और इसने हेडली रिल क्षेत्र का अन्वेषण किया। हालांकि क्षेत्र का नाम बाद में रखा जाता है, जब वो लैंड कर जाते हैं तो अपने नीचे से ही उसका नाम रख देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले से नाम था। ठीक है, दिशाएं तो पहले से होती हैं। जैसे भारत का भी उतरा था चंद्रयान 3, तो वो साउथ चंद्रमा पर उतरा था। कथन 3 सही है। नासा के ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार अपोलो 16 के चंद्र लैंडर का नाम ओरियन था, और 17 के चंद्र लैंडर का नाम चैलेंजर था। अब आ जाते हैं शुक्र ग्रह पर मिशन था। ये मिशन था रूस का, सोवियत यूनियन का। शुक्र ग्रह के अन्वेषण के लिए भेजे गए ऐतिहासिक शुरुआती मिशनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सोवियत संघ का वेनेरा 7 मिशन 1970 में किसी अन्य ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला और वहां से डेटा प्रसारित करने वाला पहला मानव निर्मित अंतरिक्ष यान था। वेनेरा 4 की बात कर रहे हैं। 1967 में किसी अन्य ग्रह के वायुमंडल का सीधे मापन करने वाला पहला अंतरिक्ष यान था, जिसने प्रदर्शित किया था कि शुक्र का वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। तीसरा कथन बोल रहा है कि बेनेरा 3 वर्ष 1966 में शुक्र की सतह से टकराने वाला पहला अंतरिक्ष यान था, जिसने वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद भी सफलतापूर्वक डेटा प्रसारित किया था। तो इसमें से सही हो जाएगा 1 और 2 सही है, तीसरा एक गलत है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही हो जाएंगे। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 15 दिसंबर 1970 को सोवियत संघ का बेनेरा 7 शुक्र ग्रह की सतह पर सॉफ्ट लैंड करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना। अत्यधिक दबाव और तापमान का सामना करते हुए इसने सतह से लगभग 23 मिनट तक तापमान और दबाव का कमजोर डेटा सफलतापूर्वक भेजा था। इसके बेनेरा 4 ए वाला कथन भी सही है।
अक्टूबर 1967 में किसी अन्य ग्रह के वातावरण का प्रत्यक्ष विश्लेषण करने वाला पहला मिशन था। इसने स्पष्ट किया कि शुक्र का वातावरण लगभग 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बुध का जो बुध तो सूर्य के सबसे पहले ये बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, ठीक है। तो शुक्र को बोला जाता है पृथ्वी का भगिनी ग्रह, यानी बहन, पृथ्वी की सिस्टर ग्रह बोला जाता है। सब कुछ पृथ्वी जैसा ही है, इनका घनत्व, आकार वगैरह सब कुछ पृथ्वी के जैसा ही है। बस यहाँ पर अंतर क्या है, नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा तापमान कहाँ पाया जाता है, औसत तापमान। तो सबसे ज्यादा तापमान तो लोग सोचेंगे बुध को, नहीं, जो औसत तापमान है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है शुक्र पर। क्यों? क्योंकि शुक्र ग्रह पर ग्रीन हाउस गैस कितनी, 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो पूरा एक प्रेशर कुकर वाली स्थिति बनती है यहाँ पर। हालांकि ये बोल रहा है कथन 3 गलत है। वेनेरा 3 1 मार्च 1966 को किसी अन्य ग्रह पर उतरने या टकराने वाला पहला मानव निर्मित ऑब्जेक्ट था, लेकिन शुक्र के वायुमंडल में प्रवेश करते ही इसकी संचार प्रणाली नष्ट हो गई थी और इसने कोई वैज्ञानिक डेटा नहीं भेजा था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मंगल ग्रह पर, मंगल ग्रह के अन्वेषण के लिए भेजे गए प्रारंभिक ऐतिहासिक अभियानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक कथन है, नासा का बता रहे मैरिनर 4 मिशन वर्ष 1965 में मंगल ग्रह के पास से सफलतापूर्वक उड़ान भरने वाला, यानी केवल उड़ान भरने वाला, फ्लाई बाई वाला पहला अंतरिक्ष यान था। अगला बोल रहे हैं मैरिनर 9 जो था 1971 में किसी, अच्छा देखो ये वाला टाइम अगर आप लोग देख पा रहे होगे, 1965 से 1975 तक कितने ज्यादा मिशन हो रहे हैं। अब ये देखो मैरिनर 9 मतलब ये आपका मंगल ग्रह पर 9वां मिशन है। 4 मतलब फोर्थ, शुक्र ग्रह पर उनका देखे ही हो, बेरेना है ना। तो कितने सारे मिशन, चंद्रमा पर चल ही रहे हैं अपोलो, बहुत पैसा खर्च, क्योंकि होड़ चल रही थी यूएसए में और यूएसएसआर में, होड़ चल रही थी अपनी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करने की। तो ये बोल रहे हैं कि मैरिनर 9 वर्ष 1971 में किसी अन्य ग्रह यानी मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित होने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह बना। नासा का वाइकिंग 1 मिशन 1976 में मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। अब सोचो कि हम अभी 2013 में मंगल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले, सॉफ्ट भी नहीं, लैंडिंग नहीं हुई हमारी। मंगल पर क्या क्या हुआ, ऑर्बिटर था। ऑर्बिटर का मतलब होता है जो ऑर्बिट में घूमेगा। तो मंगल ग्रह की, अगर मंगल ग्रह ये है तो हम इसकी केवल कक्षा तक पहुंच पाए हैं और बहुत खुश हो रहे थे। इन्होंने ये कब लैंडिंग भी करा दी थी, 1976 में। तो कितने आगे हैं ये लोग हमसे टेक्नोलॉजी में। अभी लैंडिंग कराने का हम सोच रहे हैं कि 2030 में हम लैंडिंग कराएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, तीनों कथन सही हो जाएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। सॉल्यूशन देख लेते हैं। 14 जुलाई 1965 को मैरिनर 4 ने मंगल ग्रह के पास से गुजरते हुए डीप स्पेस से किसी अन्य ग्रह की पहली क्लोजअप तस्वीरें भेजी थीं, जिससे विज्ञान जगत में तहलका मच गया था। हाँ, ये आप सभी के लिए, जो लोग भी टेलीग्राम से नहीं जुड़े वो ये जीएस रेवोल्यूशन टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो एक ग्रुप मिल जाएगा, ग्रुप में दिखाई दे रहा हूँ। ये टेलीग्राम का ओपन ग्रुप है, यहाँ पर सारी जानकारी और जो भी चीज़ें होती हैं ओपन फ्री में वो यहाँ पे मिलती रहती हैं। ये लोअर पीसीएस का ग्रुप है टेलीग्राम का। इसमें टेलीग्राम पर 820 हैं, बाकी 900 प्लस स्टूडेंट हो चुके हैं एप्लीकेशन पर, 910 प्लस हो चुके हैं, ठीक है। तो जो लोग भी एप्लीकेशन पर जुड़ चुके हैं बैच से, और अगर वो टेलीग्राम पर नहीं जुड़ पाए, वो अपनी कोर्स स्लिप भेजें और सारा चीज़ फॉलो करेंगे जो बताया गया, तो आप जोड़ दिए जाओगे। प्लस सेम आप प्ले स्टोर पर भी जीएस एवोल्यूशन सर्च करेंगे तो एप्लीकेशन मिल जाएगा। किसी भी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में चले जाओगे तो सारी लिंक मिल जाएंगी, या फिर कमेंट में भी लिंक मिल जाती है। आगे चलते हैं। कथन 2 बोल रहा सही है। नवंबर 1971 में मैरिनर 9 मंगल की कक्षा में प्रवेश कर किसी अन्य ग्रह का पहला कृत्रिम उपग्रह बना था। क्योंकि कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं, हमने जो भेजे हैं वो कक्षा में पहुंच गए और उसका चक्कर लगाने लगे तो उपग्रह हो गया, जिसने पूरे मंगल की सतह का बेहतरीन मानचित्रण किया था। कथन 3 सही है। 20 जुलाई 1976 को वाइकिंग 1 मंगल की सतह पर सॉफ्ट लैंड करने वाला पहला सफल अमेरिकी मिशन बना। तो अमेरिका के मंगल पर मिशन के मैं नाम बता देता हूँ, पूछे जा सकते हैं। एक तो ये बोल रहा है वाइकिंग, जिसके द्वारा इन्होंने क्या कर दिया था, सॉफ्ट लैंडिंग कर दी थी, ठीक। दूसरा मैरिनर नाम से जितने हैं वो, इसके मार्स का क्यूरोसिटी रोवर और मार्स के इनसाइड मिशन, ये सब अमेरिका के नासा के मिशन हैं जो मंगल पर छोड़े गए। और हमारा एमओएम था, मॉम, मार्स ऑर्बिटर मिशन।
इससे पहले सोवियत का जो था मार्स 3 ने वर्ष 1971 में लैंड किया था, पर वह केवल 20 सेकंड ही काम कर सका था। वाइकिंग 1 ने मंगल की पहली रंगीन तस्वीरें भेजी थी और मिट्टी का रासायनिक विश्लेषण किया था। आगे चलते हैं। चंद्रमा के लिए भेजे गए शुरुआती सोवियत रोबोटिक मिशनों और उनकी प्रथम ऐतिहासिक उपलब्धियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मैंने बोला था कि सोवियत यूनियन जो है उसने चंद्रमा पर मानव मिशन नहीं भेजे थे, उसने रोबोटिक मिशन भेजे थे। तो ये बोल रहा है पहला कि सोवियत संघ का लूना 2 मिशन वर्ष 1959 में चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक पहुंचने या टकराने वाला पहला मानव निर्मित ऑब्जेक्ट था। लूना 9 वर्ष 1966 में चंद्रमा की सतह पर पहली सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला और वहां से तस्वीरें भेजने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। लूना 10 बोल रहे हैं 1966 में चंद्रमा की सतह में सफलतापूर्वक स्थापित होने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह बना, तो चंद्रमा की कक्षा में होगा। ठीक है, उपग्रह है तो वो कक्षा में स्थापित होता है। अब इसके बारे में आप लोगों को बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो इसमें देखो तीनों कथन सही हो जाएंगे आपके। सॉल्यूशन देखते हैं। कथन 1, 14 सितंबर 1959 को सोवियत संघ की लूना 2 ने चंद्रमा की सतह पर क्रैश लैंडिंग की थी, तो टच तो कर ही लिया था। यह चंद्रमा की सतह को छूने वाला मानव इतिहास का पहला कृत्रिम पिंड था। दूसरा बोलना 3 फरवरी 1966 को लूना 9 ने चंद्रमा की धूल मुक्त सतह पर पहली नियंत्रित सॉफ्ट लैंडिंग की और वहां की तस्वीरें भेजी। तीसरा बोल रहे हैं कि 3 अप्रैल 1966 को लूना 10 पहुंचा। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने वाला दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह यही बना था। और आगे चल के तो ये अपोलो 11 उतार ही देंगे, है ना, जिसने चंद्र पर्यावरण और गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन किया था। फिर आ जाते हैं चंद्रयान के बारे में। तो ध्यान रखना, चंद्रमा की सतह पर जो कृत्रिम उपग्रह पहला पहुंचा है वो सोवियत यूनियन का पहुंचा था, अमेरिका का नहीं पहुंचा था। हालांकि मानव युक्त सारे मिशन अमेरिका ने भेजे, तो जब अमेरिका ने भेजे तो अमेरिका अपोलो 1 से ही क्या शुरू करने लगा था। अपोलो 1 से अमेरिका की कोशिश क्या थी कि हम पहले इसकी कक्षा में पहुंचे, जो भी उन्होंने प्रणालियां बनाई थी अंतरिक्ष में सेफ रहने वाली, उनकी टेस्टिंग वगैरह करें। तो अपोलो 1 से अपोलो 10 तक ये सारी टेस्टिंग होती रही, कुछ बीच में फेल होते रहे, है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चंद्रयान 1 मिशन और इसके द्वारा की गई महत्वपूर्ण खोजों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चंद्रयान 1 मिशन को 22 अक्टूबर 2008 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के माध्यम से लॉन्च किया गया था। ये बोल रहे हैं, देखो ध्यान रखो, चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान जिसे बोलते हैं, इन दोनों को पीएसएलवी से छोड़ा गया था। बाकी चंद्रयान 2 और 3 चूंकि ये भारी थे तो इनको जीएसएलवी से छोड़ा गया था, जीएसएलवी के मार्क 3 से। ये ध्यान रखना। तो ये बोल रहा है चंद्रयान मिशन को 22 अक्टूबर को पीएसएलवी के माध्यम से लॉन्च किया गया था। इस मिशन के मून इम्पैक्ट प्रोब एमआईपी ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास टकराने से पहले पतले चंद्र वायुमंडल में पानी की सूक्ष्म मात्रा की खोज की थी। तीसरा बोल रहा है चंद्रयान 1 पर लगे नासा के उपकरण मून मिनरलॉजी मैपर M3 जिसे बोलते हैं, ने चंद्र ध्रुवीय क्षेत्रों में सतह के खनिजों में बंद पानी के अणुओं की पुष्टि की थी। इनमें से बताना है कि कौन से सही हैं, कौन से नहीं सही है। तो इसमें से तीनों कथन सही हो जाएंगे। M3 जो उपकरण था वो हमें नासा ने बना के दिया था। ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। चंद्रयान 1 भारत का पहला चंद्र अन्वेषण मिशन था। हाँ, इसने खोज भी की थी, बर्फ वगैरह की खोज की थी जिससे पानी की पुष्टि हुई थी, और ये पुष्टि किसने की थी? नासा ने, क्योंकि उसका ही उपकरण लगा था। इसका लिफ्ट ऑफ द्रव्यमान कितना था? 590 किलोग्राम। ये लिफ्ट ऑफ द्रव्यमान मतलब जो कक्षा में स्थापित होना था वो है ये। ठीक है, कुल वजन था 1380 किलोग्राम। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी पीएसएलवी एस्टेलार्ज द्वारा एक अंडाकार ध्रुवीय कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। ध्रुवीय कक्षा जो होती है वो लो अर्थ ऑर्बिट होती है, 200 से, ध्रुवीय कक्षा की बात करें तो ये 600 से 800 किलोमीटर के बीच में होती है, और 200 से 2000 किलोमीटर के बीच में कौन सी कक्षाएं होती हैं? लो अर्थ ऑर्बिट, एलईओ। इसी के अंतर्गत ये ध्रुवीय कक्षाएं आती हैं। कथन 1 सही है, कथन 2 देख लेते हैं, ये भी सही है, तीनों सही है। 14 नवंबर 2008 को चंद्रयान 1 ने मून इम्पैक्ट प्रोब को सतह पर गिराया, जिसने अपने नीचे गिरने के दौरान चंद्र वायुमंडल का विश्लेषण किया और प्रभाव से ठीक पहले पानी के अणुओं के स्पष्ट संकेत पाए। यानी कि गिरने के दौरान ही जो रिसर्च हो पाया वही हुआ, फिर गिर गया, काम खत्म हो गया।
और जैसे ही ये जा रहा था तो वैसे ही डेटा भेज रहा था। नासा द्वारा प्रदान किए गए मून मिनरोलॉजी मैपर M3 उपकरण ने इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करके चंद्रमा के खनिजों में बंद पानी और हाइड्रोक्सिल अणुओं की उपस्थिति की पुष्टि की। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 2 मिशन। इसके उच्च तकनीकी ऑर्बिटर उपकरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर पर लगे इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर IIRS का उद्देश्य चंद्रमा पर खनिज और पानी की मैपिंग करना था। चंद्रयान 2 मिशन पूर्णतः सफल रहा और इसका लैंडर विक्रम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंड कर गया। फिर बोलना है IIRS उपकरण चंद्रयान 1 के M3 उपकरण की तुलना में उच्च स्थानिक और वर्णक्रमीय रेजोल्यूशन प्रदान करता है। देखो इसको अगर देखोगे ना, थोड़ा सा यूपीएससी वाला माइंड लगाओगे तो इसको आपको क्या करना है, एलिमिनेशन लगा दो। मैं ऑप्शन दिखाई दे रहा हूँ। एलिमिनेशन में क्या चंद्रयान 2 मिशन पूर्णतः सफल हुआ था? नहीं। जो विक्रम लैंडर था वो हार्ड लैंडिंग कर गया था, है ना, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी। तो रोवर तो उतर ही नहीं आया, तो ये पूरी तरह सफल नहीं हुआ था। दो तो दो दो जिसमें है उनको हटा दो सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा, दो वाला तो हट गया। ये अब बचा केवल एक सही है कि तीन। तो इसमें भी दिमाग लगाओगे कि जो M3 उपकरण है वो चंद्रयान 1 के साथ गया था। चंद्रयान 2 में जो उपकरण लगेगा उससे एडवांस तो होगा ही होगा, तो ये भी सही होगा, है ना। तो एक और तीन सही हो जाएंगे, सी सही हो जाएगा। देख लेते हैं। वही है, IIRS जो है इसको विशेष रूप से चंद्र सतह का निरीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि पानी और हाइड्रोक्सिल अणुओं का एक वैश्विक मानचित्र तैयार किया जा सके। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका सॉल्यूशन पढ़ लेना आप सभी। भारत के ऐतिहासिक चंद्रयान 3 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चंद्रयान 3 मिशन को भारत के सबसे भारी रॉकेट LBM-3, देखो जो GSLV मार्क 3 था, GSLV मार्क 3, इसी का ही नाम अब क्या रख दिया है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, LBM-3। तो इसी के अलग अलग मॉड्यूल हैं। पहला जो था LBM-M4 था, LBM-3M4। दूसरा जो लॉन्च हुआ LBM-3M2, ऐसे करके। तो ये बोल रहा है कि इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। कब? 14 जुलाई 2023 को डेट भी आ गई, वाहन भी आ गया। फिर ये पहुंचा कब? 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंड कर गया, जिससे भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। सही बात है, इसीलिए 23 अगस्त को हम क्या, अंतरिक्ष दिवस मनाने लगे। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर लैंडर बाहर निकला, उसने चंद्र सतह का भौतिक और रासायनिक अन्वेषण किया। तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देख लेना आप सभी, वही है जो उसके ऑप्शन में दिया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसरो के भविष्य के चंद्र अन्वेषण कार्यक्रमों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है चंद्रयान 4 मिशन एक जटिल चंद्र लैंडर सैंपल रिटर्न, यानी कि चंद्रमा की मिट्टी पृथ्वी पर वापस लाना है, मिशन होगा जिसे 2027 में लॉन्च करने की योजना है। बिल्कुल सही है ये। इसके दो डेट तो आगे पीछे होती रहती है, गगनयान की हमने रखी थी, आगे पीछे करते रह रहे हैं ना, जब तक लॉन्च ना हो जाए। तो डेट नहीं पूछेंगे, हाँ सन पूछ लेते हैं कि इस सन में लॉन्च करने की योजना है कि नहीं। दूसरा है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन ल्यूपेक्स, जो इसरो और नासा का एक संयुक्त मिशन है, जिसे 2028 और 29 में लॉन्च किया जाएगा। नहीं, ये इसरो प्लस जेक्सा, जापान की जो स्पेस एजेंसी, उसका मिशन है, जिसका नाम चंद्रयान 5 भी है। भारत क्या बनाएगा इसमें, लैंडर बनाएगा इसरो, और ये क्या बनाएंगे, ये रॉकेट बनाएंगे। चंद्रयान 4 और चंद्रयान, इसको चंद्रयान 4 ये है, ये चंद्रयान 5 हो गया। पर हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय बैठकों में देश में अंतरिक्ष विज्ञान के लिए एक व्यापक उपयोगकर्ता समुदाय के विकास को गति दी। ये सही बात है, तो नॉर्मल सा हो गया। तो क्या हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, पहला तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन है, इसको देख लेना आपसे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चंद्रयान मिशनों के दौरान उपयोग किए गए प्रक्षेपण यानों के विकास और पेलोड क्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या कथन है, चंद्रयान 1 का लिफ्ट ऑफ द्रव्यमान अपेक्षाकृत कम था, इसलिए इसे PSLV एक्सएल एक्स्ट्रा लार्ज, यानी PSLV का जो सबसे एडवांस था उससे छोड़ा गया। सही बात है, अभी मैंने बताया था ये चीज। तो
दूसरा, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 दोनों भारी मिशन थे, जिसमें ऑर्बिटर भी था, लैंडर था, रोवर था, इसलिए इनका वजन काफी हो गया था, 3800 केजी तक हो गया था, है ना। तो इनको छोड़ने के लिए पीएसएलवी की पूरी क्षमता ही है 1750 केजी, है ना। तो इनको छोड़ने के लिए अब किसकी जरूरत पड़ेगी, जीएसएलवी मार्क 3 यानी कि LVM-3 इसकी। तो इसके द्वारा छोड़ा गया इनको। चंद्रयान मिशनों के डेटा ने चंद्र और सौर पर्यावरण में नई खोजों के लिए निरंतर आदान प्रदान किया, जो चंद्र सतह के विकास को समझने में मदद करती है। ये तो बिल्कुल सही हो ही जाएगा, अवधारणा वाला क्वेश्चन है, तो तीनों इसमें भी सही हो जाएंगे। ये इसका सॉल्यूशन है, देख लेना, सबका वजन भी दे दिया है और डिटेल में दिए। ये 3850 केजी का था चंद्रयान 2, ये 3900 केजी का। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मंगलयान के वैज्ञानिक उपकरणों और उनके विशिष्ट खोज उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मीथेन सेंसर फॉर मार्स, उपकरण को मंगल ग्रह के वायुमंडल में मीथेन गैस को मापने और इसके स्रोतों का नक्शा बनाने के लिए डिजाइन किया। देखो, मंगल पर हम जीवन खोज रहे हैं, पूरी दुनिया जीवन खोज रही। जब जीवन की अगर आपको उपस्थिति का पता लगाना है तो दो चार चीजों का पता लगाते हो। एक तो पानी का पता लगा लो, पानी है अगर तो जीवन की संभावना बन जाती। मीथेन, क्योंकि जो जीवित जीव होते हैं उनके सड़ने से ही मीथेन बनती, तो मीथेन अगर मिल जाए तो भी ये उपस्थिति का पता लग जाता है। ठीक है, तो इसके खोजने के लिए बोल रहे हैं। दूसरा बोल रहे हैं मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर मैंका ने मंगल के बाह्य वायुमंडल में आर्गन 40 की ऊंचाई प्रोफाइल का सफलतापूर्वक अवलोकन किया। फिर बोल रहे हैं थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग विशेष रूप से मंगल की सतह पर जमे हुए महासागरों पानी की बर्फ का पता लगाने के लिए किया। अब देखो, इसमें थोड़ा सा जो भी इंग्लिश पढ़ा होगा समझेगा। थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग थर्मल का तो थोड़ी करेंगे बर्फ का पता लगाने के लिए, है ना। तो बस यहां से ये आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा, एक और दो सही हो जाएंगे। इसका सॉल्यूशन देख लेना कि मीथेन सेंसर फॉर मार्स मंगल ग्रह के वातावरण में जीवन या भूगर्भीय गतिविधियों के संभावित जैविक संकेतक के रूप में मीथेन का पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन स्तर की उच्च सटीकता के साथ पता लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण था। दिसंबर 2014 में जब एमओएम मंगल की सतह के करीब था, तब मैंका उपकरण ने मंगल के वायुमंडल से अंतरिक्ष गैस में गैसों के पलायन को समझने के लिए आर्गन 40 की उपस्थिति और उसकी ऊंचाई प्रोफाइल का सफलतापूर्वक अवलोकन किया था। ये वाला गलत है, क्योंकि थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर मुख्य रूप से मंगल ग्रह के थर्मल उत्सर्जन को मापने के लिए था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मंगलयान मिशन के जटिल प्रक्षेपक लॉन्च विवरण और परिचालन जीवन काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस अंतरिक्ष यान को 5 नवंबर 2013 को पीएसएलवी C-25 द्वारा, तो एक तो विमान का नाम जरूरी है, एक डेट जरूरी है, ठीक है, कुछ पेलोड जरूरी है, कुछ उन्होंने खोज की वो जरूरी है जो पुराने मिशन है। अंडाकार पार्किंग कक्षा में स्थापित किया गया था, जहां से 6 इंजन बंस के बाद इसे मंगल की ओर भेजा गया। दूसरा बोलना, यह 24 सितंबर 2014 को अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया। कक्षीय मिशन था तो सही बात है। अगला बोलना है, यद्यपि इसका अपेक्षित मिशन जीवन केवल 6 से 10 महीने था, परंतु इसने अप्रैल 2022 तक 8 वर्षों तक वैज्ञानिक डेटा प्रदान किया। ये भी सही है ना। तो इसमें से आप लोग बताइए कौन कौन से सही हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका सभी तीनों कथन सही हो जाएंगे। ये सॉल्यूशन देख लेना आप सभी। 300 दिन लगे थे इसे, 24 सितंबर 2014 को ये मंगल की कक्षा में पहुंच गया था सफलतापूर्वक, और 6 से 10 महीने के लिए ही इसे डिजाइन किया गया था, लेकिन ये 8 वर्षों तक चला था, 2022 तक इसने पूरा डेटा भेजा। अब नासा के यूरोपा क्लिपर मिशन के उड़ान प्रक्षेपक और उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन क्या है, इस विशाल मिशन को 14 अक्टूबर 2024 को स्पेसएक्स फाल्कन हैवी रॉकेट के माध्यम से कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया, पहला। दूसरा बोल रहे हैं, ईंधन बचाने के लिए यह मिशन सीधे प्रक्षेपक की बजाय, जैसे इंडिया करता है ना कि सीधा नहीं पहुंचा है, तो अब इन्होंने सीख लिया, तो ये भी सीधा नहीं भेज रहे हैं, ये कक्षाओं में भेज रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण सहायता ग्रेविटी असिस्ट का उपयोग कर रहा है, जिसमें यह 2025 में मंगल ग्रह, 2026 में पृथ्वी के पास से गुजरेगा।
इस अंतरिक्ष यान का उद्देश्य बृहस्पति के वायुमंडल का अध्ययन करना है। तो इसमें से आपको बताना है कि क्या सही है। देखो, इसका नाम ही है यूरोपा। तो यूरोपा क्या है? बृहस्पति का चंद्रमा है, यानी बृहस्पति का एक उपग्रह है। जैसे पृथ्वी का चंद्रमा है ना उपग्रह, वैसे। तो इसकी खोज के लिए जा रहा है, इस पर अन्वेषण के लिए। और ये बात कर रहा है कि बृहस्पति पर अन्वेषण करेगा, तो ये तो अपने आप में गलत हो ही गया है। ठीक है, बाकी 1 और 2 आपके सही हो जाएंगे। और ये कब पहुंचेगा, इसका सॉल्यूशन देखिए, 2030 के आसपास शायद ये पहुंच रहा है। कब छोड़ा गया? 14 अक्टूबर 2024 को फ्लोरिडा के कैनेडी। ये पूछ लेते हैं, जगह का नाम बहुत बार पूछा जा चुका है। कैनेडी स्पेस सेंटर आपका ये सरकारी है, और स्पेस एक्स का अलग है, वो भी फ्लोरिडा में। बाकी 2030 में ये बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बृहस्पति के वायुमंडल का अध्ययन करना नहीं, बल्कि बृहस्पति का जो बर्फीला चंद्रमा है यूरोपा, इसकी सतह और इसके नीचे मौजूद विशाल महासागर का अध्ययन करना। अगले उस पर आते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए के आगामी मिशन एनविजन की संरचना और इसके सहयोग के बारे में बताना है। एनविजन मिशन को 2031 में एरियन 64 रॉकेट द्वारा लॉन्च करने की योजना है। इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? शुक्र ग्रह के आंतरिक कोर से लेकर उसके ऊपरी वायुमंडल तक की क्रिया का अध्ययन करना। इस मिशन में नासा भी एक प्रमुख भागीदार है, जो सिंथेटिक अपर्चर रडार उपकरण और डीप स्पेस नेटवर्क सपोर्ट प्रदान कर रहा है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो क्या सही हो जाएगा? तीनों कथन इसमें सही हो जाएंगे। 1, 2 और 3 सही। आगे चलते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखने से पहले ये बैच है, अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी एक स्ट्रेटजिकली वे में हो, लगातार आपके पास करने को सब कुछ हो, प्लस सारा कंटेंट हो जिसमें सब कुछ कवर हो, एक अच्छी लैंग्वेज में आपको समझाया गया, वो सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। वीडियो क्लासेज, पीडीएफ, टॉपिक वाइज टेस्ट, क्लास वाइज टेस्ट, ये सब चीज़ें लगातार हो रहे हैं, प्लस डिस्कशन भी हो रहा है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए जीएस रिवॉल्यूशन एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन की लिंक हर वीडियो के कमेंट में भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या डायरेक्ट जीएस रिवॉल्यूशन प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो ऐप मिल जाएगा। वहीं से लॉगिन करके जब अंदर जाओगे तो बैच दिख जाएंगे, ऑल कोर्सेज वाले ऑप्शन में, वहीं से परचेज कर सकते हो। बैच परचेज करने के बाद आपका बैच वहीं पर ओपन हो जाएगा, और वहाँ से आप सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। फिर इसकी स्लिप भेजेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको जोड़ दिया जाएगा। बाकी जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो शेयर जरूर करें। तो तीनों कथन सही हो जाएंगे। क्या बोल रहा है? एनविजन को 2030 के दशक की शुरुआत में, यानी कि नवंबर 2031, दशक की बात हो रही ना, तो 2031 नवंबर में ये भेजा जाएगा। फ्रेंच गुयाना जो है आपका, फ्रांस की जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है ईएसए, प्लस फ्रेंच, क्योंकि जो फ्रेंच गुयाना है वो फ्रांस का एक प्रकार से उसकी टेरिटरी है। तो यहीं पर है जहां से प्रक्षेपित किए जाते हैं भारी सैटेलाइट जो होते हैं। यहां से एरियन 64 रॉकेट लॉन्च किया जाएगा। एनविजन एक अत्याधुनिक ऑर्बिटर है। ऑर्बिटर मतलब ऑर्बिट तक जाएगा, कक्षा तक, जिसका लक्ष्य है समझना है कि पृथ्वी और शुक्र जो आकार और संरचना में समान है, इतने अलग कैसे विकसित हुए। शुक्र के कोर, मेंटल सतह और वायुमंडल के बीच ऊर्जा और सामग्री के आदान प्रदान का अध्ययन करेगा। यह मिशन यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के नेतृत्व वाला मिशन है, लेकिन नासा इसमें उच्च रेजोल्यूशन मैपिंग के लिए सिंथेटिक अपर्चर रडार देगा, जैसे निसार में दिया उसने सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, पेलोड और महत्वपूर्ण मिशन चरणों के लिए संचार सहायता प्रदान कर। अगला आ जाते हैं नासा के शुक्र ग्रह के मिशन। वीनस के अन्वेषण के लिए नासा के आगामी मिशनों और उनकी विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। नासा ने वेरिटास और दाविंसी नामक 2 महत्वपूर्ण शुक्र मिशनों का चयन किया है, जिन्हें वेरिटास को 2029 और दाविंसी को 2031 के बीच में लॉन्च किया जाएगा। दूसरा बोल रहे हैं, वेरिटास एक वायुमंडलीय प्रोब है जो शुक्र के बादलों के भीतर गोता लगाएगा और गैसों का रासायनिक विश्लेषण करेगा। तीसरा बोल रहे हैं, दा विंसी मिशन शुक्र के वैश्विक रडार इमेजिंग पर केंद्रित है, जिसका रेजोल्यूशन पिछले मिशनों से 3 लाख गुना अधिक होगा। इनमें से बताना है कि कौन सा सही होगा। तो इनमें केवल एक सही है। केवल एक सही क्यों है, बाकी 2 सही क्यों नहीं है? क्योंकि वेरिटास एक प्रोब नहीं है, ऑर्बिटर है, जबकि दा विंसी एक प्रोब है। तो उल्टा लिख दिया इन्होंने। वेरिटा जो है ऑर्बिट में जाएगा, और दा विंसी क्या है? वो प्रोब है।
कथन एक सही है। जून 2021 में नासा ने घोषणा कर दी थी कि 2029 से 31 के बीच में दा विंसी और वेरिटास भेजेगा। वेरिटास एक वायुमंडलीय प्रोब नहीं बल्कि ऑर्बिटर है जो शुक्र की परिक्रमा करेगा, और दा विंसी क्या है, प्रोब है जो पैराशूट के जरिए शुक्र के वायुमंडल में उतरेगा और रासायनिक गैसों का प्रत्यक्ष मापन करेगा। ये क्या करते हैं, उतरते टाइम या जाते टाइम जो मापन करते हैं वो डेटा तुरंत करंट टाइम में भेजते रहते हैं, तो डेटा इकट्ठा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोबा 3 मिशन जो सटीक अंतरिक्ष उड़ान और कृत्रिम ग्रहण का एक अनूठा प्रयोग है के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोब है, टेक्नोलॉजिकल डेमोस्ट्रेशन है इसमें। यह नासा का एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन है बोल रहे हैं, जिसे 5 दिसंबर 2024 को फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। दूसरा, इस मिशन का मुख्य उद्देश्य दो अलग अलग उपग्रहों कोरोनाग्राफ और ओकल्टर का उपयोग करके अंतरिक्ष में एक कृत्रिम सूर्य ग्रहण बनाना है। अगला, इन उपग्रहों को 19.7 घंटे की अवधि वाली 600 इंटू 60,530 किलोमीटर की अत्यधिक अंडाकार पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया गया है। इसमें से कौन सा सही है, तो इसमें देखो ये एक तो नासा का मिशन नहीं है, एक किसका मिशन है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए का, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी 2 और 3 सही है। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। प्रोबा 3 यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है। इसके तहत इसने क्या कृत्रिम सूर्यग्रहण किया था। इसे इसरो की जो वाणिज्यिक शाखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसके माध्यम से 5 दिसंबर 2024 को भारत के PSLV एक्सेल द्वारा श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। कथन 2 सही है। इस मिशन में 2 उपग्रह शामिल हैं जो सटीक फॉर्मेशन फ्लाइंग एक साथ नियंत्रित उड़ान का उपयोग करेंगे, जिससे ओकल्टर उपग्रह कोरोनोग्राफ पर मिलीमीटर की सटीकता के साथ छाया डालेगा, जिससे सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है, तो जो कृत्रिम सूर्य ग्रहण बनाएगा। सूर्य ग्रहण कैसे होता है कि सूर्य है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य की रोशनी नहीं आ पाती पृथ्वी पर। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण, तो ये क्या करेगा, सटीक वैसे ही छाया डाल देगा जिससे कि सूर्य ग्रहण जैसा दिखाई देगा। कथन 3 सही है। इस मिशन को अत्यधिक अंडाकार पृथ्वी कक्षा में प्रक्षेपित किया गया, जिसका जो पेरिजी न्यूनतम बिंदु 600 किलोमीटर है और अपोजी कितना है, 60,530 किलोमीटर। अगला देख लेते हैं, भारत द्वारा जो शुक्रयान प्रस्तावित किया गया, इसके पर्यावरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसरो का जो वीनस ऑर्बिटर मिशन है, देखो सबसे पहले ऑर्बिटर ही भेजा जाता है जो कक्षा में घूमता है, इसके बाद फिर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की बात होती है, तो लैंडर और रोवर भेजा जाता है। इसका संभावित लॉन्च बोल रहे हैं कि 29 मार्च 2028 को निर्धारित है। शुक्र का सतह तापमान लगभग 470 डिग्री सेल्सियस है, जो इसके घने कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के कारण है। अगला बोल रहे हैं, शुक्र ग्रह पर एक अत्यधिक रन अवे ग्रीन हाउस प्रभाव, तो अभी मैंने बताया था कि शुक्र ग्रह पर बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव है, देखा गया है, जो इसके जलवायु इतिहास को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं, तो इसमें भी तीनों कथन सही हो जाएंगे आपके। सी, देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। इसरो अपने चंद्र और मंगल मिशनों की सफलता के बाद 29 मार्च 2028 को वीनस ऑर्बिटर मिशन भेजेगा। शुक्र ग्रह का वातावरण अत्यंत घना है, इसकी सतह का तापमान देखो कितना हो जाता है, 470 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो शीशे को भी पिघलाने के लिए पर्याप्त है। शुक्र ग्रह रन अवे ग्रीन हाउस प्रभाव का सबसे सटीक प्राकृतिक उदाहरण है। वैज्ञानिक यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि पृथ्वी के समान आकार वाला यह ग्रह कब और क्यों इस विनाशकारी ग्रीन हाउस प्रभाव का शिकार हुआ, इसमें इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आई। ठीक है, अगला आ जाते हैं, इसरो के अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग जिसे बोला जाता है स्पेसएक्स मिशन के प्रक्षेपण और प्रारंभिक डॉकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। डॉकिंग में बताया दें, डॉकिंग का मतलब होता है दो उपग्रहों को जो आपने भेजे हैं उनको आपस में जोड़ना, दो मॉड्यूल कुछ भी दो हो सकते हैं, और उनको अलग करना। इससे क्या होगा, जब हम स्पेस स्टेशन बनाएंगे उसमें बहुत सारे मॉड्यूल को आपस में जोड़ेंगे, फिर जो खराब हो जाते हैं जिनमें मरम्मत चाहिए उन्हें अलग करके वापस भी लाएंगे, तो ये इसलिए जरूरी है डॉकिंग, और इसे सफलतापूर्वक इसरो ने पूरा कर लिया है। इसी के बारे में क्वेश्चन है। इस तकनीक की प्रदर्शन मिशन को 30 दिसंबर 2024 को PSLV C60 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य दो छोटे उपग्रह चेजर और टारगेट के बीच पृथ्वी की निचली कक्षा में स्वायत्त डॉकिंग का प्रदर्शन करना था। इस मिशन के पहले प्रयास में उपग्रहों को डॉक करने में विफलता मिली, जिसके बाद मिशन को रद्द कर दिया गया। अभी मैंने बताया ये तो सफलतापूर्वक हो गया, तो तीसरा तो अपने आप गलत हो जाएगा, बाकी पहला और दूसरा क्या हो जाएंगे, आपके सही हो जाएंगे।
तो बी हो जाएगा इसका, 1 और 2 सही। स्पेडएक्स मिशन को इसरो द्वारा 30 दिसंबर 2024 को पीएसएलवी C60, ये भी याद रखना बहुत जरूरी है, खासतौर से जो लेटेस्ट मिशन है या जो बड़े बड़े मिशन है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया और ये सफल हुआ है। बाकी सॉल्यूशन आप लोग थोड़ा देख लेना खुद से, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है ये वाला। अगला आ जाते हैं भारी वाणिज्यिक संचार उपग्रह जीसैट N2 मिशन के प्रक्षेपण मापदंडों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जीसैट N2 बोल रहे हैं 4700 किलोग्राम था। अब इतना ज़्यादा वजन था तो 19 नवंबर 2024 को फ्लोरिडा से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। ये आप लोगों को पढ़ाया है क्लास में, अगर देखोगे भारत के पास क्षमता है, क्या है, LVM-3 जो है, LVM-3 इसके पास क्षमता है क्या, 4000 केजी तक का ये जो उपग्रह है उसको ये भेज सकता है, किसमें, GEO, ठीक है, जियो स्टैटिक अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, या जिसे बोल सकते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, सेम हाइट पे होती है, इनमें ये भेज सकता है 4000 केजी, और 10,000 केजी तक का भेज सकता है ये कहाँ पर, जो लो अर्थ ऑर्बिट है। तो लो अर्थ ऑर्बिट में तो अभी इसने 6100 केजी का भेजा है एक, लेकिन यहाँ पर भेजने की क्षमता इसकी 4000 केजी की ही थी। और ये जी सेट है, यानी कि आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसको GEO में भेजना था, जो कि 35,786 किलोमीटर पर होती है, इसलिए इसके लिए विदेशी एजेंसी का हमें प्रयोग करना पड़ा। तो फ्लोरिडा से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था, ये सही है आपका। अगला, यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित एक मार्ग संचालित संचार उपग्रह है, मतलब जो प्राइवेट कंपनियां थी उनकी डिमांड थी, उनकी ज़रूरत के लिए इसको इसरो ने, यानी इसरो की जो एजेंसी NSIL, इसने स्पेस एक्स से लॉन्च कराया है। इसरो के LVM-3 रॉकेट की वर्तमान पेलोड क्षमता GTO के लिए 4700 केजी से अधिक होने के बावजूद व्यावसायिक कारणों से फाल्कन 9 का उपयोग किया गया नहीं, ये गलत है, ये 4000 केजी है GTO की, इसीलिए इसका उपयोग किया गया। तो तीसरा गलत हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही हो जाएंगे, बी। ये सॉल्यूशन आप लोग पढ़ लें। NSIL के बारे में भी पता चल गया इससे, है ना, क्या है, कैसे, किस टाइप के उपग्रह को ये कंट्रोल करती है। अगला है इसरो के सैन्य संचार उपग्रह मिशन CMS-3 के लॉन्च मापदंडों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस मिशन को 2 नवंबर 2025 को LBM-3M5 रॉकेट द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। 4400 किलोग्राम वजनी यह उपग्रह भारतीय धरती से GTO, वही जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, ये जो ट्रांसफर ऑर्बिट होती है ये क्या होती है, एक तरफ तो इसकी हाइट कम होती है 250 किमी, और जो इसकी अधिकतम हाइट होती है वो कितनी होती है, 35,786 किलोमीटर। तो इसमें लॉन्च किया गया, अब तक का सबसे भारी उपग्रह है। यह मिशन विफल रहा क्योंकि रॉकेट उपग्रह को GTO में स्थापित करने में क्या है, सफल नहीं हो पाया। इसमें से अब बताना है कौन सा सही है। तो क्या हो जाएगा इसका, 1 और 2 सही हो जाएंगे, तीसरा गलत है, ये पूरी तरीके से सफल रहा। CMS-3 को 2 नवंबर 2025 को इसरो के भारी लिफ्ट रॉकेट LBM-3M5 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। अब सफल हो ही गया तो असफल होने की बात ही नहीं, पूरी तरह से सफल था। बाकी देख लेना थोड़ा सॉल्यूशन। CMS-03 के बारे में जानते हैं, जिसे GSAT-7R भी बोलते हैं। उपग्रह के रणनीतिक अनुप्रयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह उपग्रह मुख्य रूप से भारतीय नौसेना की सुरक्षित, नौसेना का यह उपग्रह, ध्यान रखना, नौसेना का बहुत टाइम बाद दोबारा पूर्णतः नौसेना को समर्पित उपग्रह लॉन्च किया गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसकी सुरक्षित संचार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया। यह उपग्रह भारतीय नौसेना के बढ़ते समुद्री अभियानों, जिसे बोलते हैं ब्लू वाटर ऑपरेशंस, के लिए वास्तविक समय और सुरक्षित मल्टी बैंड संचार प्रदान करेगा। CMS-3 अंतरिक्ष में पुराने हो चुके GSAT-7 संचार उपग्रह, जो 2013 में लॉन्च हुआ था, इसकी जगह लेगा। इनमें से अब आप सभी को बताना है कि क्या सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तीनों सही हो जाएंगे। नौसेना का उपग्रह संचार की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ा देगा, और बाकी और डिटेल भी दी हुई है, बैंड वगैरह भी दी हुई है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 2026 के पहले लॉन्च मिशन PSLV C62
इसके प्रक्षेपवक्र और परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2026 का पहला ये लॉन्च था। PSLV C62 मिशन ने 12 जनवरी 2026 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी। श्रीहरिकोटा का नाम भी याद रखना। कई बार क्या होता है ना, सिंपल क्वेश्चन ज़्यादा गलत करके आते हैं लोग और कठिन क्वेश्चन सही रहते हैं उनके। इस उड़ान में रॉकेट ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और सभी पेलोड्स को सफलतापूर्वक इच्छित कक्षा में स्थापित किया। अगला, यह उड़ान इसरो के इतिहास में PSLV रॉकेट की पहली विफलता थी। अगर ये विफलता बोल रहा है तो सफल कैसे हुआ? तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। ये सफल नहीं हुआ था, विफल हुआ था। और ये पहली विफलता नहीं थी, तीसरी या चौथी विफलता है। इसके पहले भी विफल हो चुके हैं। ठीक है, तो केवल एक सही हो जाएगा ये। तो क्या है, इसरो के 2026 के पहले प्रक्षेपण के रूप में PSLV C62 ने 12 जनवरी 2026 को उड़ान भरी। असफल रहा मिशन। और PSLV वैसे तो दुनिया की सबसे विश्वसनीय रॉकेटों में से है, इसलिए तो दुनिया की एजेंसियां यहाँ से लॉन्च कराने आ रही हैं अब। लेकिन इसके पहले PSLV D1 जो शुरुआती उड़ानें थी वो, फिर PSLV की C39 ये भी असफल हुई, और PSLV C61 और 62 ये दोनों असफल हो गए। आगे चलते हैं। PSLV C62 के प्राथमिक पेलोड EOS N1 अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट N1 अन्वेषा की तकनीकी विशिष्टताओं के संदर्भ में विचार करना है। तो क्या है इसकी तकनीकी विशेषताएं? EOS N1 मुख्य रूप से एक असैन्य कृषि निगरानी उपग्रह था, ये बोल रहे हैं। 407 किलोग्राम वजनी एक उपग्रह में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित हाइसिस इमेजर पेलोड लगा था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाते हुए 12 मीटर के रेजोल्यूशन के साथ सैन्य निगरानी और टोही क्षमता प्रदान करना। अगर सैन्य था तो कृषि कैसे हो सकता है ना? और कृषि था तो सैन्य नहीं हो सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा, पहला वाला गलत हो जाएगा, दूसरे और तीसरे सही है। समाधान क्या है कि कोई सामान्य कृषि उपग्रह नहीं था, बल्कि एक परिष्कृत सैन्य पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था। बाकी ये सारी चीजें पढ़ लेना आप लोग। आगे इस पे चलते हैं। भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान कार्यक्रम के जीवन मिशन के विनिर्देशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गगनयान जीवन भारत की पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान होगी, जिसमें 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जाएगा। ठीक है, गुड। अगला, इस अत्यधिक जटिल मिशन के लिए LBM-3 के एक सुरक्षित और विशेष रूप से अद्यतन यानी अपडेटेड ह्यूमन रेटेड LBM-3 प्रक्षेपण यान का उपयोग किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तकनीकी समीक्षा के बाद मई 2026 की शुरुआत में राष्ट्रीय समीक्षा समिति ने जीवन उड़ान को अंतिम मंजूरी दे दी। इसमें से अब आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें देखो, पहला ये क्या हो जाएगा आपका, गलत है। जीवन के द्वारा नहीं भेजा जाएगा। जीवन के द्वारा हम एक व्योम मित्र करके रोबोट है ह्यूमनॉइड, इसे भेजेंगे। ये सारे परीक्षण करके आएगा कि हाँ सब चीजें ठीक हैं, सारे उपकरण सही वर्क कर रहे हैं, फिर हम भेजेंगे H1 मिशन। इसके द्वारा हम मानवों को भेजेंगे। ठीक है, बाकी 2 और 3 सही है। तो क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा इसका। मानव रहित अग्रदूत परीक्षण उड़ान है, जिसमें हमें सभी प्रणालियों को जांचना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, गगनयान जीवन उड़ान के पेलोड और वैज्ञानिक प्रयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मानव अंतरिक्ष यात्रियों के विकल्प के रूप में यह मिशन व्योममित्र नामक इसरो के हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट को ले जाएगा। व्योममित्र का एकीकरण 28 अप्रैल 2026 को अंतरिक्ष यान पर शुरू हो गया है। सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण और जैविक प्रभावों का अध्ययन करने के लिए इस मिशन पर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर यानी कि ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई, जो फलों पर मक्खियां होती हैं उसकी बात हो रही, नामक मक्खियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इनमें से अब आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो क्या हो जाएगा, तीनों कथन इसके सही हैं। ये मैंने बताया कि व्योम मित्र को पहले भेज रहे हैं, इसका सॉल्यूशन है। और जो फल मक्खी है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, इसको भी भेजा जा रहा है। अगले उस पर चलते हैं। भारत की जो सौर वेधशाला है, इससे भी क्वेश्चन आया था लेखपाल में, आदित्य L1 से सूर्य के अध्ययन के लिए है, लैग्रांजे 1 पॉइंट पर है ना, के प्रक्षेपण और कक्षीय गतिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
इस अंतरिक्ष यान को PSLV C-57 रॉकेट द्वारा 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। 125 दिनों की यात्रा के बाद 6 जनवरी 2024 को इससे पहले सूर्य पृथ्वी लैग्रांजे बिंदु, जो कि 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख किलोमीटर दूर है, इसके चारों ओर एक हेलो कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। L1 बिंदु पर रहने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अंतरिक्षयान बिना किसी सूर्य ग्रहण के सूर्य को लगातार देखता रहता है, उसका निरीक्षण कर सकता है। ये भी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सारे ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। डेट भी आ गई, किसके द्वारा भेजा गया, C-57 PSLV, कितने दिन बाद पहुंचा, वो डेट आ गई पहुंचने की, सब कुछ आ गया। देखो इतने एडवांस में ये क्वेश्चन है सारे। अगला आ जाते हैं नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार मिशन के लॉन्च मापदंडों और कक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निसार उपग्रह को 30 जुलाई 2025 को भारत के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। यहीं से किया जाता है सबको, है ना, भारत ने ही लॉन्च किया इसको। 2393 किलोग्राम के इस विशाल उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो ने GSLV F-16 रॉकेट का उपयोग किया। तीसरा, इसे पृथ्वी से 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूस्थितिक कक्षा में स्थापित किया गया ताकि यह पूरे भारत पर निरंतर नजर रख सके। अब बताइए इसमें से क्या सही होगा। ये बताओ, मैंने बताया है कि ये क्या है, अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है। अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट हमेशा लो अर्थ ऑर्बिट में रहते हैं, तो 35,786 पर जाने के तो इसकी कोई बात ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, तीसरा इसका गलत हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही हो जाएंगे। कब भेजा, 30 जुलाई 2025 को। भारी उपग्रह है, GSLV F-16 द्वारा भेजा। 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजा है, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में, ध्रुवीय कक्षा में। निसार पर अगला क्वेश्चन है, उपग्रह पर मौजूद उन्नत राडार पेलोड्स और कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। इसको इसलिए रखा है, हो सकता है पूछ दे ज्यादा कठिन बनाने के चक्कर में, क्योंकि लोअर PCS नाम भी तो है ना। नासा ने जो है एल बैंड का सिंथेटिक अपर्चर रडार बनाया है, ये बोल रहे हैं, जिसका काम क्या होगा, घनी वनस्पतियों में प्रवेश कर वन बायोमास और बर्फ की चादरों का अध्ययन करने के लिए आदर्श है। जो दूसरा बोला, इसरो ने एस बैंड का सिंथेटिक अपर्चर रडार बनाया, इसका काम क्या होगा, जिसका उपयोग भारत मुख्य रूप से तटीय समुद्र तल की गहराई, महासागरों की हवाएं और कृषि निगरानी के लिए करेगी। दोनों जो रडार प्रणालियां हैं पृथ्वी के एक विशाल हिस्से को एक ही पास में स्कैन करने के लिए स्वीपसार नामक एक अभिनव बीम स्कैनिंग तकनीक का उपयोग करती हैं। अब इनमें से बताना क्या है, तो ये तीनों सही है। इसरो ने एस बैंड बनाया है, इसरो में ISRO में एस आता है। नासा ने एल बैंड बनाया है, तो इसमें तो एल नहीं आता है, लेकिन इससे समझ जाओ कि एस से समझ गए, एस और एल दो बैंड कॉमन होते हैं, ठीक है। बाकी जो इसका है कि एल बैंड क्या करता है, वन बायोमास और बर्फ की चादरों का अध्ययन करने के लिए आदर्श है। तो तीनों कथन इसके सही हो जाएंगे। आगे चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन है, निसार मिशन के डेटा अधिग्रहण चक्र और वैश्विक सार्वजनिक अनुप्रयोगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि निसार की कक्षा इसे हर 12 दिनों में पृथ्वी की लगभग सभी भूमि और बर्फ की सतहों को 2 बार स्कैन करने की क्षमता प्रदान करती है। दूसरा, नासा का जो अलास्का सैटेलाइट फैसिलिटी है, निसार के सभी डेटा को संग्रहित करता है और ओपन डेटा सबको मुफ्त में उपलब्ध कराता है। तीसरा बोला, निसार डेटा का पहला बड़ा सेट अभी फरवरी 2026 में ही लॉन्च किया गया था। तो इनमें से बताना है कि कौन सा सही है, ये तीनों सही हैं, ठीक है। आंसर देख लेते हैं। तो पहला है कि 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, तो जो कक्षीय चक्र है 12 दिन का है, मतलब हर 12 दिन में एक ही स्थान के ऊपर से गुजरता है, तो एक बार गुजरा और 12वें दिन दूसरी बार, तो 2 बार स्कैन कर लिया, जिससे समय के साथ सेंटीमीटर स्तर के बदलावों का सटीक पता लगाता, मतलब 1 सेंटीमीटर का भी बदलाव हुआ या बर्फ का जल स्तर बढ़ा तो ये पता लगा लेगा, ग्लेशियर पिघला तो ये पता लगा लेगा। इसके अलावा ओपन सोर्स डेटा पूरा रखा गया है, और इसको कौन, अलास्का सैटेलाइट फैसिलिटी के माध्यम से ये सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं। यहाँ पर आज की क्लास समाप्त हो गई। नेक्स्ट क्लास जो आएगी आपकी अगली, उस पर आ जाएगी डिफेंस टेक्नोलॉजी पर। ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर MCQ बेस्ड क्लास हर 1 से 2 दिन के अंतराल पर आती रहेंगी। पढ़ते रहो। बाकी शेयर जरूर करें, यहाँ के बारे में जो भी आपका फीडबैक है वो जरूर बताएं। जिन्होंने बैच नहीं ज्वाइन किया वो ज्वाइन कर सकते हैं।
अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।